गुड इवनिंग बच्चों। तो फिजिक्स का जो टेस्ट चल रहा है एनटीएसपी का थर्ड टेस्ट जो आज हुआ है उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे दो पार्ट में। आज 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे पहले वीडियो में, तो फिर बचे हुए 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या दो पार्ट में और करेंगे, मतलब 3 पार्ट कुल मिला के। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी लिंक्ड टू टेंडेंसी ऑफ बॉडी। इनर्शिया का क्या काम है? चेंज द पोजीशन नहीं भैया, इनर्शिया पोजीशन चेंज से रोकता है। चेंज द डायरेक्शन नहीं, रोकता है। चेंज द मोमेंटम नहीं भैया, इनर्शिया रोकता है। टू रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट, बिल्कुल सही है। इनर्शिया की डेफिनेशन है कि अगर हम किसी बॉडी की पोजीशन को, स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो इनर्शिया हमारे द्वारा किए गए इस प्रयास का विरोध करता है, और इसी विरोध वाली प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी। और इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उस बॉडी में इनर्शिया का गुण भी ज्यादा होता है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलेंगे। एक पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है -kx। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो फोर्स है वो रेस्टोरिंग फोर्स नेचर का मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। F = -kx। और इस समय जो बॉडी की पोजीशन है वो है x बराबर 20 सेंटीमीटर। तो मुझे इस समय इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है ना। तो ये बना -kx/m। माइनस के की वैल्यू 15 है, x की वैल्यू 20, सेंटीमीटर को हम लोग ने मीटर में कन्वर्ट किया, और मास की वैल्यू है 0.3 किलोग्राम, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 + 50 और इंटू 20 इंटू 10⁻⁻²। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और ये हो रहा है 5 × 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्चुअली जो फोर्स है वो रेस्टोरिंग फोर्स है। देखिए ऐसे तो -kx जो पार्टिकल को SHM कराता है, और उसी फोर्स की मदद से हम लोगों ने एक्सेलरेशन को फाइंड किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two bodies of mass 1 kg 2 kg moving with same velocity are stopped by same force, then the ratio of stopping distance। stopping distance के बारे में आप देखिए, v² = u² - 2ax। stopping distance यानी कि v बराबर 0 = u² - 2ax। so we can say that 2ax = u²। so stopping distance = u²/2a, ठीक है ना। सेम वेलोसिटी से दोनों को चलाया गया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि x1/x2 = a2/a1, और a2/a1 का मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट मास F/m2 अपॉन F/m1, दोनों पर सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया। सो दिस बिकम m1/m2। m1/m2 का मास है 1 kg एंड 2 kg। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/2, यानी कि रेशियो हो गया 1:2। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप इसे कर पाए होंगे, और अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो थोड़ा सा करने में आपको दिक्कत हुई होगी। पहली बात तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। इस रिलेशन पर पहले भी टेस्ट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तब ये रूल फॉलो करता है। यहाँ से हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ से हम लोग F/m2 और a1 मतलब फोर्स पर यूनिट m1, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट मास। सो दिस बिकम m1/m2 1/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वॉल। एक वॉल के सामने एक बॉल आती है, टकराती है, और टकराने के बाद वो पलट जाती है सेम वेलोसिटी से। इस प्रोसेस में चेंज इन मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स की वैल्यू दी हुई है और वेलोसिटी हमारी पूछी गई है,
तो आइए पहले हम लोग इम्पल्स फाइंड करें। इम्पल्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो P2 इज इक्वल टू mv और P1 इज इक्वल टू mv। P2 माइनस mv, ये देखिए माइनस मास m ले लीजिए, इस प्रकार से माइनस का 2mv आ गया। इसका जो मैग्नीट्यूड हम ले लें अगर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, हाँ जी मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, देखिए पॉजिटिव में दिया हुआ है यानी कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है ना। और इम्पल्स की वैल्यू 0.54 इज इक्वल टू 2। मास देख लेते हैं, मास 10 ग्राम को हम लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट किया और v हमको फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू 0.54 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए -2 कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 54/2। समझ में आ रहा है ना, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, +2 बन के इसको 54 बना देगा, 54/2 यानी कि 27 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, नीट में आने लायक क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्ट करके लगाए गए हैं। In a explosion, a body breaks up into two pieces of unequal masses. In this process, क्या होगा प्रोसेस? ब्लास्ट होने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक एक्सप्लोजन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि दो पार्ट में ब्रेक हो गया। जब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया तो ये दोनों पार्ट देखिए अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, ठीक है ना, P1 और P2। तो आप करेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियली मान लो रेस्ट में था और फाइनली P1 प्लस P2 वेक्टर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं P1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P2 वेक्टर, यानी कि दोनों के मोमेंटम इक्वल बट अपोजिट होंगे। दोनों के मोमेंटम इक्वल बट अपोजिट साफ दिखाई पड़ रहा है, दोनों के मोमेंटम इक्वल बट अपोजिट होंगे। और अगर मॉड ले लिया जाए तो यहाँ P1 और ये हो गया इक्वल टू P2, यानी कि दोनों के मोमेंटम सेम होंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वैसे भी both parts will have numerically equal momentum, न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम, लेकिन डायरेक्शन के मामले में अपोजिट मोमेंटम। न्यूमेरिकल के मामले में इक्वल मोमेंटम, डायरेक्शन के मामले में इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। एक्सप्लोजन और कोलिजन, फटने में और जुड़ने में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, टकराने में भी और फटने में भी। स्पेसक्राफ्ट 100 किलोग्राम का है, जब इसकी वेलोसिटी इतनी थी तो ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद जो 10 किलोग्राम का टुकड़ा था वो लगभग रुक गया। तो दूसरे पार्ट की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। इसको आप एक स्पेसक्राफ्ट मान लीजिए जो कि ऊपर जा रहा है। इसकी वेलोसिटी इस समय 10⁴ मीटर पर सेकेंड है और मास इसका 100 किलोग्राम है, ठीक है ना। अब ये दो टुकड़ों में देखिए टूट गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा जो था वो लगभग गेट स्टेशनरी रुक गया। दूसरे टुकड़े की वेलोसिटी हमको फाइंड करने के लिए कहा गया। तो देखिए P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो इनिशियल आप देखेंगे m इंटू वी और फाइनली में m1v1 प्लस m2v2, ये तो जीरो ही है। 10 किलोग्राम वाला रुक गया, 90 किलोग्राम वाले की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, ये लीजिए। और ये था आपका मास 100 था और वेलोसिटी थी 100 kg और वेलोसिटी थी 10⁴, ठीक है ना। आइए यहाँ पर कुछ बातों को हम लोग देखें। 100 किलोग्राम का टुकड़ा था, दो भागों में टूट गया। 10 किलोग्राम वाला लगभग लेफ्ट स्टेशनरी रुक गया। तो दूसरे वाले की वेलोसिटी हमको फाइंड करने को कहा गया। तो दूसरे वाले की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। सो v2 इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁴ अपॉन 90। तो एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1.11 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन होगा? हमने किया है
1.11 इंटू 10 टू द पावर 4 और ये हो गया 11.11 इंटू 10 पावर 3। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर एक ज्वाइंट है जहाँ पर कुछ रस्सियां हैं जिसमें टेंशन दिया हुआ है। ये टेंशन देखिए T2, ठीक है ना। यहाँ पर एक वेट लटका हुआ है, ये वेट है 60 न्यूटन का और यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया, ये फोर्स भी 60 न्यूटन का है। वेट बराबर 60 न्यूटन और ये फोर्स भी 60 न्यूटन का है। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन हो सकता है, कॉन्करेंट फोर्सेस का क्वेश्चन है। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पर जब कई बल लगते हैं तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। खैर आइए हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। T1 cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा T1 sin थीटा। तो हम देख सकते हैं कि T1 sin थीटा बैलेंस करेगा F को, F यानी कि 60 न्यूटन को, ठीक है ना। और T1 cos थीटा बैलेंस करेगा T2 को, और T2 कितना है बताइए? W के बराबर, और W कितना है बताइए? 60 न्यूटन के बराबर। इस प्रकार से हमने अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यानी कि π/4 रेडियन आएगा। 45 डिग्री सेकेंड ऑप्शन सही है। कॉन्करेंट फोर्सेस का एक साधारण क्वेश्चन है। देखिए जब भी आप टेस्ट देंगे नीट का या जो हम लोग के टेस्ट हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि कुछ आपको क्वेश्चन थोड़े ऐसे मिलेंगे जो जल्दी से आप कर लें, जिससे किसी अच्छे क्वेश्चन में या किसी थ्योरी क्वेश्चन में आपको सोचने का टाइम मिल जाए। इस प्रकार का एक मैनेजमेंट किया जाता है जिसमें आपका समय कहीं पर खर्च हो तो कहीं पर बचे। ये एक ट्रॉली है जो कि एक्सीलरेट कर रही है। इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है ना। विच प्रोवाइड द सेम एक्सीलरेशन टू द बॉक्स, ये बॉक्स भी इसी के साथ जा रहा है। अगर हम इसी के अंदर बैठकर विचार करें तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि बताइए कौन सा फोर्स x है जो इस ब्लॉक को साथ में ले जा रहा है। तो अगर हम इसी के ऊपर बैठ जाएं तो पहले तो हम क्या लगाएंगे बताइए? स्यूडो फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हम खुद ट्रॉली के अंदर बैठ गए हैं तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे। और स्यूडो फोर्स लगने के बावजूद भी बॉक्स पीछे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जिसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो एक प्रकार का स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो बॉक्स को स्लाइड नहीं होने दे रहा है। तो कौन सा फोर्स है जो बॉक्स को साथ में ले जाने का प्रयास कर रहा है, बॉक्स को फिसलने नहीं दे रहा है, और वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following statement about friction is true? कौन सा ट्रू है? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, फ्रिक्शन जीरो किया जा सकता है? कभी नहीं। फ्रिक्शन कैन नॉट एक्सिलरेट, ना, फ्रिक्शन चीज़ों को एक्सिलरेट करा सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो बॉक्स ट्रेन के साथ आगे जा रहा था वो फ्रिक्शन की वजह से ही तो आगे जा रहा था। फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, नहीं, फ्रिक्शन कभी कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, आप इसको कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, बुकलेट में भी लिखा हुआ है। ये देखिए, ये आगे की तरफ बॉडी जा रही है और ये लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसी सड़क पर ये पहिया रोल करता हुआ जा रहा है गाड़ी का, ये पहिया रोल करता हुआ जा रहा है। आप दोनों के मटेरियल को सेम करके चेक कर लीजिए तो आप पाएंगे कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कम होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये ज़्यादा एनर्जी लॉस करवाता है और ये कम एनर्जी लॉस करवाता है। तो आपका आंसर होगा फोर्थ। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है जो नॉलेज पर बेस्ड है, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम लोग स्लाइडिंग रगड़ वाला फ्रिक्शन भी कहते हैं, वो हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम वैल्यू का होता है। रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी बहुत कम होती है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। आइए, एक कन्वेयर बेल्ट है जो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। इस पर एक ब्लॉक
बहुत ही जेंटली रखा गया, मतलब जीरो वेलोसिटी से इसको रखा गया, u इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी से रखा गया। रखते ही इस पर एक रगड़ लगेगी जिसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और इस फ्रिक्शन की वजह से इसमें एक एक्सीलरेशन बनेगा, और एक्सीलरेशन बनने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी बढ़ते बढ़ते 2 हो जाएगी, जबकि बेल्ट की वेलोसिटी तो पहले ही 2 मीटर पर सेकंड थी। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो ये ब्लॉक बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इतने प्रोसेस में ब्लॉक कितना आगे बढ़ चुका होगा। आइए ऊपर वाले डायग्राम से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, म्यू एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एन का मान mg के बराबर हो जाएगा। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास से मास कैंसिल हो जाएगा और एक्सीलरेशन म्यू जी आ जाएगा। म्यू की वैल्यू 0.5 है और जी की वैल्यू 10 है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए नीचे वाले डायग्राम को देखें। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो इसकी वैल्यू हमें 2 करानी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, 2a की वैल्यू 5 है, x हमको फाइंड करना है। तो ये 4 इज इक्वल टू 10x, सो x इज इक्वल टू 0.4 यानी कि 4/10 यानी कि 0.4 मीटर। अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सवाल समझ में आ गया। जैसे हमने ब्लॉक को बेल्ट पे रखा, ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा जिसने ब्लॉक को आगे की तरफ एक्सिलरेट किया, जिससे ब्लॉक की वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ी, और जब ब्लॉक की वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते 2 हो गई तो वो बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर पे आ गया, और तब हम कहने लगे कि ये ब्लॉक बेल्ट के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, रुक गया है, बेल्ट के रिस्पेक्ट में रुक गया है। बढ़िया क्वेश्चन। बॉडी ऑफ मास 2 kg हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, एक फोर्स लगाया गया 2.5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें पता लगानी है। ये सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, कितने न्यूटन का? 2.5 न्यूटन का। तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड करने को कहा गया, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि हम ये चेक करना चाहेंगे कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन। म्यू स्टैटिक वाला लेंगे यानी कि 0.5 वाला लेंगे, और n इज इक्वल टू एम जी। सो 0.5 इंटू मास है 2 kg और g की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 5 इंटू 10 यानी कि 50। ये 1 हो गया तो ये हुआ 10। एक बार फिर से देख लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन, म्यू स्टैटिक वाला लेंगे 0.5 और n की वैल्यू होगी mg, तो ये हो गया m2 और ये g हो गया 0.5 इंटू 2 1 हो गया, तो ये आ गया 10 न्यूटन। और जो फोर्स हमने लगाया है वो सिर्फ 2.5 न्यूटन है। तो आप देख रहे हैं कि जो फोर्स हमने लगाया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन होगा वो ट्रैक्टिव फोर्स के बराबर ही होगा, यानी कि 2.5 न्यूटन ही होगा। अरे भैया, जब ब्लॉक चलने को तैयार ही नहीं है, क्यों चलने को तैयार नहीं है? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, यानी कि 10 न्यूटन से कम में कुछ भी होने वाला नहीं है, ब्लॉक हिलने वाला नहीं है। ये देखिए 10 न्यूटन निकला हुआ है। ध्यान दीजिए, जो लोगों ने मेरी क्लास करी है फ्रिक्शन वाली, वो ये बातें अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ गया, हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि ये ब्लॉक 10 न्यूटन से कम में हिलने वाला नहीं है, और हमने लगाया कितना है 2.5 न्यूटन, तो फिर फ्रिक्शन भी कितना होगा 2.5 न्यूटन, क्योंकि ये ब्लॉक चल ही नहीं रहा है, इसलिए फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा। ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg हेल्ड अगेंस्ट द वॉल। एक वॉल के अगेंस्ट में एक ब्लॉक लगाया गया
और इस पर एक फोर्स 5 न्यूटन का लगाया गया, ठीक है। और इसका जो वजन है वो mg नीचे की तरफ लगेगा। तो क्वेश्चन है कि बताइए ब्लॉक और वॉल के बीच में यहाँ पर कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरीके से है। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इस ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी है कि नहीं है, इसलिए हम लोग चेक करेंगे। चेक लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होगा। यहाँ पर एन नॉर्मल रिएक्शन है, ये देखिए मैंने बना दिया। और ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो फोर्स के बराबर होगा। लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स, यानी कि ये 5 न्यूटन के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 दी हुई है और ये रहा 5 न्यूटन, ये हो गया 2.5 न्यूटन। अब आइए निकालते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस के अलोंग खींचने की कोशिश करता है। ट्रैक्टिव फोर्स विच इज mg। पिछले क्वेश्चन में जो ट्रैक्टिव फोर्स था वो F था, इस क्वेश्चन में ट्रैक्टिव फोर्स mg है, विच इज mg। mg मीन्स मास 0.1 और g की वैल्यू 10। सो दिस बिकम 1 न्यूटन। अरे 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 क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन 2.5 न्यूटन है, यानी कि 2.5 न्यूटन से कम में ये ब्लॉक अपनी जगह से सरकने वाला नहीं है। और खींचने वाला जो बल है वो सिर्फ 1 न्यूटन है। तो जब ये सिर्फ 1 न्यूटन है और ब्लॉक चलने को तैयार नहीं है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ जब ब्लॉक चलने को तैयार नहीं होता है तो फ्रिक्शन फोर्स ट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स खींचने वाले बल के बिल्कुल बराबर होता है। अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स होगा, तभी तो ब्लॉक चलने को तैयार नहीं है। पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत ही बढ़िया। पिछला क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल को लेकर पूछा गया था और ये क्वेश्चन वर्टिकल को लेकर पूछ लिया गया है। A small mass slide down the fixed inclined plane, थीटा एंगल पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक बात मैं आपको बताऊं, बड़े कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि अगर एक ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा, ठीक है ना, तो ब्लॉक की वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। और जब तक एक्सेलरेशन रहेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। और जैसे ही एक्सेलरेशन 0 होगा वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी और वहीं पर मैक्सिमम वेलोसिटी की सिचुएशन होगी। तो mg के कंपोनेंट करना आप जानते हैं। mg का ये कंपोनेंट mg साइन थीटा, जो जरा भी पढ़ते हैं वही सब जानते हैं। और ये कंपोनेंट mg कॉस थीटा, ये कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होता है और ये कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे mg साइन थीटा को बड़ा मानते हुए और फ्रिक्शन को छोटा मानते हुए इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि ब्लॉक स्लाइड करने लगा है। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। पहले प्लेन के परपेंडिकुलर इक्वेशन बना लें, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये इक्वेशन है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। ये देखिए ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये बराबर ये, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर फ्रिक्शन को म्यू एन लिखते हुए तेजी से आगे बढ़िए। आइए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। mg साइन थीटा माइनस म्यू इज म्यू नॉट एक्स और n इज mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो मास कैंसिल हो गए और a का मान आ गया g, कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हो गया एक्सेलरेशन। और जैसा कि मैंने अभी कहा था
कि एक्सीलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ती जाती है। जब तक एक्सीलरेशन रहता है स्पीड लगातार बढ़ती है, और जब एक्सीलरेशन 0 हो जाता है तो स्पीड का बढ़ना बंद हो जाता है, और वही सिचुएशन मैक्सिमम वेलोसिटी की सिचुएशन होती है। तो फॉर v at the position of maximum velocity, acceleration will become 0, और इसीलिए वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को 0 कर दीजिए, तो g sin थीटा माइनस म्यू नॉट x cos थीटा इज इक्वल टू 0। g उधर जाएगा साइन थीटा और ये उधर जाएगा, तो म्यू नॉट x cos थीटा इस प्रकार से साइन थीटा माइनस म्यू नॉट x cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इधर ही रोक लीजिए, उसको उधर ले जाइए, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन म्यू नॉट कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा, और अपॉन में है म्यू नॉट। दिस इज द प्रॉपर रिजल्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया। जिनकी प्रैक्टिस होगी, जिनका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर होगा, वो इस सवाल को कर पाएंगे। देखिए, अगर मेरी गाड़ी में एक्सेलरेशन है तो मेरी गाड़ी की वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, बढ़ती ही जाएगी, और जैसे ही एक्सेलरेशन 0 होगा वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो जाएगा, और वहीं पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। वही कहाँ पर काम किया गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। एक इंसेक्ट है जो कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल के बॉटम में है और ऊपर चढ़ने लगा। जब वो ऊपर की तरफ धीमे धीमे चढ़ने लगा, यहाँ पर आ गया मान लीजिए, और यहाँ पर जब आया तो वो स्लिप होने लगा। यहाँ पर जब वो आया तो स्लिप होने लगा। तो क्वेश्चन है कि बताइए कितनी हाइट पर वो स्लिपिंग कंडीशन में होगा। आइए इस एंगल को हम लोग थीटा ले लें। ये हो गया mg। पहले हम थीटा फाइंड करें। ये देखिए, ये r है, ये पूरा देखिए r है, ये h है, तो ये जो होगा वो r माइनस h होगा। ये हम बात के लिए कर रहे हैं। पहले थीटा फाइंड करिए। ये mg होगा। दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। mg के कंपोनेंट कर लीजिए। ये हो गया रेडियल कंपोनेंट mg cos थीटा। हाँ जी, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। बातों को समझिए, mg sin थीटा। हालांकि बच्चों को पता होना चाहिए इस सवाल को। हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, बिल्कुल पता होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जिस समय ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है उस समय tan थीटा म्यू के बराबर होता है। ये एंगल ऑफ रिपोज की पहचान होती है। एक इक्वेशन रेडियल वाली बनाएंगे तो n बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, ठीक है ना। और एक इक्वेशन बनाएंगे फ्रिक्शन वाली। ये देखिए, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। ये देखिए, ये mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू n इज इक्वल टू mg sin थीटा, और n की वैल्यू पुट करें तो ये है mg cos थीटा इज इक्वल टू दिस। सो mg से mg कैंसिल करेंगे तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा, म्यू बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर आ गई। आप सोच रहे होंगे थीटा फाइंड करने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? इंटरेस्टेड क्यों है भाई? क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। हाइट के लिए हमको यहाँ पर टिक्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, और टिक्नोमेट्री लगाने के लिए हमको एंगल चाहिए होगा ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? साइन टेन थीटा निकाल लिया हमने, टेन थीटा हमने निकाल लिया। तो टेन थीटा अगर म्यू है तो कॉस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये आपको पता होना चाहिए। अगर टेन थीटा म्यू होता है तो कॉस थीटा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो उसको पता करिए, बहुत काम आता है।
तो ये हो गया 1/√0.75 का स्क्वायर, और ये हो गया +1, ये आ गया 1/√1.56, दिस इज 1/1.25। ये रिजल्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आइए, हमको h निकालना है, तो उस वाले ट्रायंगल में देखिए जहाँ पर मैंने स्टार लगाया है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि r माइनस एच अपॉन हाइपोटेन्यूज r, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। So we can say that r cos theta is equal to r minus h. So we can say that h is equal to r minus r cos theta. r को आप बाहर ले लीजिए तो 1 माइनस cos थीटा, अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। रेडियस 1 मीटर है एंड 1 माइनस 1/1.25, so this is 1.25 minus 1/1.25, so this is 0.25 upon 1.25, this is 1/5, 1/5 means 0.2 मीटर हाइट। हो गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये जो टाइम आप बचा सकते थे, इतना टाइम आप बचा सकते थे, आप सीधे सीधे यहाँ से शुरुआत करते, जल्दी से tan थीटा बराबर म्यू करके cos थीटा तक पहुँचते और फिर उसको यहाँ पर रख देते, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता। हो सकता है कुछ बच्चों ने क्वेश्चन जरूर कर लिया होगा, लेकिन कुछ कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ सका होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, देखिए सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना एकदम आसान काम है। एक्सेलरेशन बराबर होता है खींचने वाला बल कौन सा होगा, m2g, माइनस खींचने से रोकने वाला बल कौन सा होगा, फ्रिक्शन। ये देखिए लग रहा है फ्रिक्शन जो खींचने से रोकेगा, अपॉन सिस्टम का टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2। समझ में आ गया। खींचने वाला बल, हाँ, जो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है वो m2g है, और जो एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है वो फ्रिक्शन है, ठीक है ना। बस हो गया। एक्सेलरेशन लिखना तो बहुत ही आसान काम है। ये हो गया म्यू n अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब n तो लिख लोगे भैया, n बिल्कुल हॉरिजेंटल सरफेस है तो n का मान mg के बराबर होगा। ये हो गया m1g अपॉन m1 प्लस m2, g को कॉमन लेके अपना ऑप्शन बना लीजिए, m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2, और g को यहाँ कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप चॉइस कर लीजिए, m1 माइनस म्यू m2 माइनस म्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, जिसको एक्सेलरेशन लिखना आता है वो जल्दी कर लिया होगा। एक बॉडी है, यहाँ पर एक करेक्शन मैंने करवाया गया था, आपको यहाँ पे क्यू होगा, बाकी वैल्यूज आपको सामने दी हुई हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है t बराबर 2 सेकेंड में। तो पोजीशन pt प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस RT क्यूब। तो सबसे पहले हम पोजीशन की मदद से वेलोसिटी फाइंड करेंगे। पोजीशन की मदद से वेलोसिटी फाइंड करना आप अच्छी तरह जानते हैं। तो P प्लस 2QT 3RT स्क्वायर। फिर हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे वेलोसिटी की मदद से, वेलोसिटी की हेल्प से 0 प्लस 2Q प्लस 6RT हो गया। डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2Q की वैल्यू कितनी है 4, 6R की वैल्यू 5 है, और T की वैल्यू 2 सेकेंड रखना है। तो ये 8 हो गया और ये हो गया आपका 60, तो 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ गया। तो इस समय कितना फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास है 2 kg और एक्सीलरेशन है 68, 136 न्यूटन का फोर्स बॉडी पर इस समय लग रहा है,
ठीक है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, इसलिए लगने वाला फोर्स भी अलग अलग होगा। हमने स्पेशली कितने टाइम पर क्वेश्चन, अरे हमने क्या, इस टाइम पर ही हमें फोर्स निकालना है, इसलिए हमने इसी टाइम पर एक्सेलरेशन निकाल लिया और फिर उसी टाइम पर हमने फोर्स निकाल लिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट है मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। बहुत सही, बहुत सही। मास ही इनर्शिया को मेजर करने में मदद करता है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसमें हर प्रकार का इनर्शिया भी ज्यादा होता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म। बहुत ही बढ़िया। मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और रुकी हुई बॉडी को चलाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए भी उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। बोथ ऑफ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फिर से आ गया, सेम फोर्स अप्लाइड फॉर सेम टाइम causes the same change in moment of different bodies। बहुत सही, बहुत सही। न्यूटन का सेकेंड लॉ ध्यान करिए, dp/dt। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dp मतलब p, लिमिट इनिशियल से लेके फाइनल तक की, इंटीग्रेशन ऑफ f dt। तो यहाँ पर आ गया देखिए P2 माइनस P1, यानी कि डेल्टा P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dt। तो अगर फोर्स सेम होगा और टाइम की लिमिट भी सेम होगी, अगर फोर्स सेम होगा, फिक्स रखेंगे, और टाइम की लिमिट भी फिक्स रखेंगे, तो ये चीज़ भी कैसी हो जाएगी बताइए, फिक्स्ड हो जाएगी। यानी कि बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगी, चेंज इन मोमेंटम। अगर फोर्स फिक्स है और टाइम लिमिट फिक्स है तो चेंज इन मोमेंटम भी फिक्स हो जाएगा। बहुत सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कंजर्व। बिल्कुल सही बात है। एक सिस्टम अगर आइसोलेट है, मान लीजिए दो बॉडीज का सिस्टम है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर तीसरी बॉडी नहीं है। तीन बॉडी का सिस्टम है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर चौथी बॉडी ना हो। यानी कि सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ये बहुत ही सिंपल सा नियम जो मैं पढ़ाता ही हर क्लास में। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। जिस जगह से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया वहां पर इसका आंसर दिया था कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है और ये सही है। नहीं, ये दिया था कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया था ये गलती है ना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर अलग अलग बॉडीज पर सेम फोर्स लगाएं सेम टाइम के लिए तो चेंज इन मोमेंटम भी सेम होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम के इस फॉर्मूले में कहीं भी मास दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू। अरे यार, ये कहाँ होता है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को ज्वाइंट करने वाली लाइन पर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर लग गया एक्शन, यहाँ पे लग गया रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर लग गया एक्शन और ये लग गया रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये जो एक्शन रिएक्शन है वो बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडीज आर एट रेस्ट और मोशन। बिल्कुल सही बात है। बॉडीज रुकी हो तब भी एक्शन रिएक्शन लगाती हैं, और बॉडीज चल रही हो तब भी एक्शन रिएक्शन लगाती हैं। ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें तो इनकरेक्ट छांटना है। अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन एग्जिस्ट। अरे भैया, सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिंगल फोर्स कभी होता ही नहीं है। हम पुश करेंगे, हमें रिएक्शन मिलेगा, ये पेयर में रहता है। Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा तो Q2 भी Q1 को अट्रैक्ट करेगा, ये भी देखो पेयर में होता है। यानी कि फोर्सेज हमेशा पेयर में होते हैं। बहुत अच्छी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा।
या आप मुझसे सुन लीजिए कि सिंगल फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर एक फोर्स F1 है तो उसका जोड़ीदार F2 भी कहीं ना कहीं होगा, वहीं कहीं होगा आसपास, चाहे पास चाहे दूर, चाहे कांटेक्ट में चाहे बिना कांटेक्ट के, लेकिन होगा ही होगा। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सन मार्स को खींच रहा है तो अगर सन अर्थ को खींच रही है तो अर्थ भी सन को खींच रही है, ठीक है ना। अगर अर्थ मून को खींच रही है तो मून भी अर्थ को खींच रहा है। अगर M1 M2 को खींच रहा है तो M2 भी M1 को खींच रहा है। सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन एग्जिस्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। आपको क्या ये पता है कॉज इफेक्ट रिलेशन क्या होता है? क्या आपको पता है कॉज इफेक्ट रिलेशन क्या होता है? कॉज मतलब कारण और इफेक्ट मतलब प्रभाव। कॉज इफेक्ट का मतलब होता है कारण और उसके बाद उसका प्रभाव। जैसे जैसे बारिश हुई और तालाब भर गया, तो बारिश होना कॉज है और तालाब का कुछ देर बाद भर जाना उसका इफेक्ट है। जैसे हमने बहुत ही कोई कमजोर बिल्डिंग देखी, हमने देखा कि बिल्डिंग कमजोर है और उसका इफेक्ट ये हुआ कि हमें उसके अंदर जाने से डर लगा और हमने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। ये इफेक्ट है। तो इसे कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशन। बारिश का होना और तालाब का भरना कॉज इफेक्ट रिलेशन है। पहले कॉज आएगा उसके बाद इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। ड्राइवर ने बच्चे को देखा और देख कर ब्रेक लगाया, तो पहले बच्चे को देखा और देखने के बाद थोड़ा निर्णय लिया कि ब्रेक लगा देना चाहिए, तब लगाया। तो बच्चे का सामने आना कॉज है और ब्रेक लगना उसका इफेक्ट है। इसे कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशन। एक्शन रिएक्शन कभी भी कॉज इफेक्ट रिलेशन को फॉलो नहीं करता। जैसे ही एक्शन होता है वैसे ही रिएक्शन मिलता है, कोई टाइम लैग नहीं होता। बारिश की तरह नहीं कि बारिश हुई तब तालाब भरा। जैसे पौधे में खाद डाली, खाद डालते ही पौधा एकदम से बड़ा नहीं हो जाता। खाद डालते हैं, उसका असर आता है और 2-3-4 दिन में पत्ते हरे हो जाते हैं, फूल निकलने लगते हैं, कलियां बनने लगती हैं, फल जनरेट होने लगते हैं। क्या ये है कॉज इफेक्ट रिलेशन? यानी पहले कॉज हो और उसके कुछ समय के बाद, चाहे 10 सेकंड के बाद ही हो, लेकिन तब उसका इफेक्ट है। इसे कहते हैं कॉज इफेक्ट। एक्शन रिएक्शन कॉज इफेक्ट नहीं करता। जैसे ही एक्शन लगता है तुरंत रिएक्शन होता है। यानी कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो कॉज इफेक्ट रूल को फॉलो नहीं करता है। बहुत ही सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है। तो कौन सा बताइए, कौन सा? पहला और तीसरा गलत है। हाँ भैया, पहला और तीसरा गलत है, जबकि दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। आपने कॉज इफेक्ट रिलेशन समझ लिया ना? समझ लिया, ठीक है ना। देखिए एक चीज आपको मैं और बताता हूं इसमें। आप ऊपर खड़े थे, आपने नीचे किसी को जाते हुए देखा, वो कोई चीज बेच रहा था, आपको वो चीज पसंद थी, तो आपने देखा कि वो चीज मुझे पसंद है, फिर आप नीचे उतरे और आपने उस चीज को खरीद लिया। ये कॉज इफेक्ट। पहले उसका आना कारण बना और फिर आपके ऊपर असर आया और आप नीचे उतर के गए और आपने चीज खरीद ली, चाहे मोल भाव किया कुछ भी किया, लेकिन आपने चीज को खरीद लिया या नहीं भी खरीदा, छोड़ दिया। लेकिन पहले कॉज आया, फिर उसका इफेक्ट आपके दिमाग में आया और तब आपने ये सब किया, ठीक है ना। तो ये होता है जब कॉज पहले आए और इफेक्ट कुछ देर के बाद में हो, तो इसे कहते हैं कॉज इफेक्ट। एक्शन रिएक्शन कॉज इफेक्ट रूल को फॉलो नहीं करता, ध्यान रखिएगा। Assertion: a block placed on table is at rest because action force cancel the reaction। अरे यार, एक्शन रिएक्शन कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक टेबल पर एक ब्लॉक जब रखा होता है तो ब्लॉक टेबल को देता है एक्शन। देखिए कहाँ बना है, कहाँ बना, देखो टेबल पे बना एक्शन, और टेबल ब्लॉक को देता है रिएक्शन। ये दोनों कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, और यहां पर लिखा है कैंसिल कर रहे हैं। बहुत सही बेटा। द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज,
इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने नॉट हटवा दिया था, आपने ध्यान दिया होगा। जिन बच्चों ने इवनिंग पेपर दिया है और जिन बच्चों ने मॉर्निंग पेपर दिया है उसमें ये नहीं हटवा पाए हम, तो ऐसे कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन चाहते ना चाहते भी गलत हो गया या उनको छोड़ना पड़ा होगा, इसके लिए सॉरी भाई। तो द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है वो कितना बताइए, 0। क्यों 0? क्योंकि ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल और ये है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे इससे क्या मतलब है यार, ब्लॉक को देखो, इसका नाम बोलो, इसका नाम है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल और इसका नाम बोलो फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ। इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, जिसकी वजह से ब्लॉक कहीं जा नहीं पाया और इसका मतलब है कि ब्लॉक पर जो नेट फोर्स हुआ वो कितना बताइए, 0। तो बताइए फर्स्ट इनकरेक्ट है, हाँ असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। चौथा ऑप्शन होगा। बहुत ही बढ़िया थ्योरी क्वेश्चन इस पेपर में है। A body starts slipping down on inclined plane, moves half distance, आधी आधी दूरियां चलने में कितना समय लगता है आपको मालूम होना चाहिए। यहां से चलना शुरू किया, u बराबर 0, ये दूरी x आ गई और ये अगली दूरी x और आ गई, ब्लॉक नीचे तक आ गया। तो क्वेश्चन है कि अगर ये टाइम t1 है तो ये टाइम क्या होगा। आपको क्या फॉर्मूला पता है? आपको क्या फॉर्मूला पता है? t1 इज इक्वल टू √2x/a। ए क्या है? ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। इंक्लाइन प्लेन पर जब ब्लॉक सरकेगा तो एक्सेलरेशन के साथ ही सरकेगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो t1 ये होगा। और क्या आपको t2 का फॉर्मूला पता है? t2 होगा √2x/a और साथ में ब्रैकेट में आता है √2 माइनस √1। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस सवाल को कर लेंगे। इसकी वैल्यू दी हुई है 1/2, ठीक है ना। तो t2 हम अभी तुरंत फाइंड करने वाले हैं। ये हो गया 1/2 और ये हो गया √2 माइनस 1, 1/2, 1.41 माइनस 1, 1.41 माइनस 1, ऊपर आ गया 0.41/2, दिस इज 0.2 सेकेंड। आइए आंसर नोट करते हैं। कौन सा? ये देखिए पहला। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों को हो सकता है छोड़ना पड़ा हो, ये फंडा ना पता होने की वजह से, या लेट लग रहा होगा, क्योंकि वो पहली क्वेश्चन बनाएंगे ए से लेके बी तक, फिर वो अगली बनाएंगे ए से लेके सी तक। पहले इतना टाइम निकालेंगे, फिर पूरा टाइम निकालेंगे और फिर पूरे टाइम में से इसको माइनस कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मेथड आपको बड़ा पड़ेगा और हो सकता है टाइम ज़्यादा लगने की वजह से आपने सवाल को बीच में ही ड्रॉप कर दिया हो, ऐसे संभावना मुझे लगती है। अरे भैया ये फॉर्मूला तैयार करिए, ये t1 t2 नहीं t3 बता देंगे। x उसके आगे x और बता दें, उसके आगे वाला x होगा √2x/a √3 माइनस √2। उसके आगे वाले x को कवर करने में √2x/a √4 माइनस √3। इस प्रकार से ये होता है। बुकलेट में ये सवाल दिया हुआ है, मैंने सॉल्व कराया है, उसको देखिए, सवाल ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं इस पेपर में। पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p स्टार्टिंग t बराबर 0, फोर्स लग रहा है। अच्छा चलिए सवाल पहले समझाएं। यहाँ पर स्टार्ट हुआ और बॉडी का मोमेंटम p है, इस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि kt है। इस प्रकार से t टाइम बाद इसका मोमेंटम बढ़ते बढ़ते 3p हो गया। तो t का मान हमको फाइंड करना है। मोमेंटम और फोर्स से संबंधित क्वेश्चन न्यूटन के सेकंड लॉ से तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। dp इज इक्वल टू f dt, मतलब कहने का मतलब है kt dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, ये लीजिए इंटीग्रेशन dp बराबर कांस्टेंट बाहर लेते हुए इंटीग्रेशन t dt, लिमिट p से लेके 3p तक की
और ये लिमिट 0 से लेके t तक की। तो इंटीग्रेशन dp मतलब p k और t का इंटीग्रेशन t²/2 लिमिट 0 से लेके कैपिटल T तक की, या लिमिट p से लेके 3p तक की। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब आप जानते ही हैं शायद, और ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया 0। सो 2p इज इक्वल टू k/2t²। सो द t² इज इक्वल टू 4p/k। सो t इज इक्वल टू 2√p/k। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं इसे मानता हूं बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आपके नॉलेज के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। वाइल लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, जिसका मास दिया है और सैटेलाइट पर लगने वाला नेट फोर्स भी दिया हुआ है, 20 सेकंड तक लगता है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखिए, ऐसा करके एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। फोर्स है 5 × 10⁵, मास है 10⁴ a। सो a इज इक्वल टू 5 × 10⁵/10⁴, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकालने के बाद अब आप वेलोसिटी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि आपने क्वेश्चन गलत किया होगा, शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसने क्वेश्चन गलत किया हो। 0 + a का मान 50 और ये हो गया 20, तो ये हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड यानी कि 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 3 सही हो गया। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर और पर सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, और छोटा भी है, हो जाना चाहिए आपसे। Which of the following statement is incorrect regarding न्यूटन थर्ड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है? Every action there is always equal and opposite reaction, बहुत ही सही, करेक्ट। Action and reaction act on the same, क्या कर दिया, गड़बड़ हो गया। एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पर नहीं लगते हैं। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। अभी मैंने आपको समझाया था, एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियस होते हैं, बिल्कुल साइमल्टेनियस होते हैं। पहले कॉज और फिर इफेक्ट नहीं होता। एक्शन कॉज और रिएक्शन इफेक्ट नहीं होता, ना, कॉज इफेक्ट रिलेशन। कॉज इफेक्ट रूल ये है कि पहले कॉज हो, फिर सामने वाले पे उसका इफेक्ट आए। 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 महीने बाद, ठीक है ना, इसे कहते हैं कॉज इफेक्ट। एक्शन रिएक्शन तुरंत का तुरंत होता है, कॉज इफेक्ट फॉलो नहीं करता। बिल्कुल सही है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर साइमल्टेनियस, ये लीजिए, सही है। कौन सा गलत है? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, कभी नहीं। एक्शन एक बॉडी पे लगता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगता है। जैसे ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी है, तो एक्शन लगेगा इस पर और रिएक्शन लगेगा इस पर, अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। बहुत ही बढ़िया पेपर है, बहुत ही बढ़िया थ्योरी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं, और आगे के पेपर्स में भी ऐसे ही थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं या जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, वो रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। जो लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं या सिर्फ किताब देखते रहते हैं या नोट्स देखते रहते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हिचक लगाते हैं, आलस करते हैं, उनका मन नहीं लगता है, ऐसे में उनका नुकसान हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए आज अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी टाइम है। आप रेगुलर 10 से 15 क्वेश्चन लगाने का कसम खा लीजिए कि मुझे लगाना है। चलो बहुत हुआ, 5 लगाना है, 6 लगाना है, 8 लगाना है, 7 लगाना है, 2 लगाना है, एक भी नहीं लगाना, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 इतना आप समेटिए, क्योंकि आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।